सुबह की नींद कितनी मीठी होती है, मगर अचानक से बजने वाले फोन की घंटी उस सारे सुकून को ही बेरहमी से तोड़ कर रख देती है। आज भी ऐसा ही हुआ। मैंने अपनी आंखें मली और देखा कि मेरे पति अजय का फोन बज रहा था। स्क्रीन पर नजर पड़ी तो दिल ही दिल में गुस्सा आने लगा। अमित भैया का नाम चमक रहा था। सुबह सुबह किसका फोन आ रहा है? मैंने बहुत ही गुस्से से बड़बड़ाते हुए फोन की तरफ देखा। मेरी नींद खराब हो गई। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वैसे भी अमित भैया मुझ पर कभी ज्यादा खुश नजर नहीं आते थे। मैंने खामोशी से फोन को साइलेंट कर दिया और करवट बदलकर लेट गई। नींद एक बार फिर से मेरी आंखों पर हावी हो चुकी थी। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। वक्त देखा तो 11 बज रहे थे। दरवाजा खोला तो सामने अजय को देखकर मेरा दिल दहल गया। उनके चेहरे पर सिकन थी और आंखें अजीब सी लाल हो रही थी। तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? कब से फोन कर रहा हूँ। अजय का लहजा बहुत ही सख्त था। उनके चेहरे पर बेचैनी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। क्या हुआ? मैंने हिचकते हुए पूछा। जल्दी तैयारी करो, हमें फौरन ही दिल्ली जाना है। अमित का एक्सीडेंट हो गया है। वह और भाभी अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए उनका फोन आया था। यह सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरे पूरे शरीर में घबराहट का करंट दौड़ गया। एक लम्हे के लिए मेरा दिल जैसे बैठ गया हो। मैंने डरते हुए अपने सूखे होठे पर जुबान फेरी, मगर वे इतने खुश्क हो चुके थे कि मेरे हलक से आवाज तक नहीं निकल रही थी। अजय ने कुछ कहने की बजाय जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गए। मैं तेजी से दिल्ली जाने की तैयारियां करने लगी, मगर दिल में एक ऐसा खौफ था, अगर अमित भैया होश में आ गए और उन्होंने अजय से मेरी शिकायत कर दी कि मैंने उनकी कॉल नहीं उठाई, तो अजय को पता चल जाएगा। तब वह क्या करेंगे? ये सोचते हुए मेरा दिल बहुत बेचैनी से धड़कने लगा था। मैंने जल्दी से अपने कपड़े बदले, एक छोटा सा बैग लिया और अजय के साथ गाड़ी में बैठ गई। अजय की आंखों में फिक्र थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद वह अपने फोन की तरफ देख रहा था, जैसे किसी और बुरी खबर के सुनने के इंतजार में हो। मैं खामोशी से बैठी रही, मगर अंदर ही अंदर मेरे मन में हलचल मची हुई थी। गाड़ी अभी रास्ते में ही थी कि अचानक फोन की घंटी बजी। अजय चौंक कर फोन की तरफ लपके और जल्दी से कॉल रिसीव किया। हेलो। अजय की गंभीर आवाज सुनकर मैंने भी अपने कान लगा लिए। फोन पर जो कुछ कहा जा रहा था वह मैं नहीं सुन सकी, मगर अजय का चेहरा पल भर में ही सफेद पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों में अजीब सी दहशत थी, जैसे किसी ने उनके दिल पर चाकू चला दिया हो। ये क्या कह रहे हो? अजय की आवाज टूटने लगी। ये कैसे हो सकता है? अचानक उन्होंने गाड़ी एक झटके से रोकी और दोनों हाथों से अपने चेहरे को थामकर बुरी तरह से रोने लगे। अजय क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा, मगर मेरा दिल पहले ही किसी बुरी खबर के लिए तैयार हो चुका था। अजय ने अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसुओं का समंदर था। उनके होठ कांप रहे थे और वह एक शब्द भी बोलने के काबिल नहीं लग रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक वाक्य कहा, अमित। अमित नहीं रहा अनीता। यह सुनते ही मेरे शरीर में जान निकल गई। क्या मेरी अपनी आवाज भी कांप रही थी? हमारा अमित हमें छोड़कर चला गया। अजय ने फटी फटी नजरों से मुझे देखा, जैसे खुद भी इस हकीकत पर यकीन नहीं कर पा रहे हो। मैं तो सदमे आ गई। वह शख्स जिसकी कॉल मैंने नजरअंदाज कर दी थी, जो शायद मुझसे कुछ कहना चाहता था, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। दिल तेजी से धड़कने लगा। सांस लेने में बड़ी मुश्किल होने लगी। अजय ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की, मगर उनके हाथ कांप रहे थे। वह आंखों से आंसू पोंछते जा रहे थे, मगर आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने उनसे कुछ कहने की कोशिश की, मगर फिर मेरी अपनी जुबान पत्थर की तरह हो गई। अस्पताल पहुंचने तक हर पल बहुत भारी लग रहा था। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, वहां एक बहुत ही मनुष्य माहौल फैला था। हर तरफ रिश्तेदार और जानने वाले अफसोस में डूबे हुए थे। सामने सफेद चादर में लिपटा हुआ एक शरीर था। अजय लगातार आगे बढ़ रहे थे। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से चादर हटाई और जैसे ही अपने भाई का चेहरा देखा तो उनके दुखों का बांध टूट गया। अमित, तुमने हमें छोड़ दिया। वह चीख पड़े और अपने भाई के सीने से लगकर
रोने लगे। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे दिल में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था, काश मैंने कॉल उठा ली होती। अमित भैया और उनकी पत्नी मीरा की अचानक मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। उस हादसे में न सिर्फ हमारी जिंदगी में तूफान पैदा कर दिया था, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे शरीर पर डाल दी थी। अमित भैया की मासूम बेटी पंखुड़ी, वह बच्ची जो अभी ठीक से बोल भी नहीं सकती थी, अब अनाथ हो चुकी थी। उस दिन जब दोनों का अंतिम संस्कार किया जा चुका था, अजय ने पंखुड़ी को सीने से लगा लिया और बच्चों की तरह रोने लगे। मैं हैरत से उन्हें देख रही थी। मेरे पति कभी इतने जज्बाती नहीं होते थे। वह तो बहुत ही सख्त मिजाज के थे, प्रैक्टिकल फैसले लेने वाले आदमी जो हमेशा भावनाओं से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते थे। मगर आज उनकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। ये मेरे भाई की आखिरी निशानी है, मैं इसे खुद से दूर नहीं रख सकता। अजय ने जब ये शब्द कहे तो मुझे कानों पर यकीन नहीं आया। बच्ची के नाना नानी जो इस हादसे की खबर सुनकर तुरंत ही वहां पहुंच गए थे, अजय से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वह पंखुड़ी को उन्हें दे दे। ये हमारी नातिन है, हम इसकी परवरिश करेंगे, हम इसे अपनी बेटी की निशानी समझकर पाल लेंगे, इसे माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। पंखुड़ी की नानी ने नम आंखों से कहा, लेकिन अजय ने सख्ती से इनकार कर दिया। नहीं, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा हक है, मैं अपने भाई की आखिरी निशानी को कहीं भी नहीं जाने दूंगा, वह हमारे साथ रहेगी। ये सुनकर मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। मैंने गहरी सांस ली और अजय की तरफ देखा, मगर वह मुझसे नजरें चुरा रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह कौन सा ड्रामा हो रहा है। अजय हमेशा से अपनी आज़ादी पसंद करते थे। वह खुद बहुत ही आज़ाद ख्याल आदमी थे, बच्चों के झंझट में पड़ने वाले बिल्कुल नहीं थे। फिर अचानक की जिम्मेदारी के एहसास उन्हें कहाँ से हो गया। मैंने खामोशी का दामन थामे रखा, मगर मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। कुछ दिनों बाद हम दिल्ली से वापस मुंबई आ गए, मगर ये वापसी किसी भी तौर पर पहले जैसी नहीं थी। हमारे साथ एक नन्ही सी बच्ची थी जो खामोश नजरे से हर चीज को देख रही थी। उसके मासूम चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। मैंने कई बार महसूस किया कि वह दरवाजे की तरफ देखती, जैसे उसे लगता होगा कि उसके माँ बाप अभी वापस आ जाएंगे। अजय ने पंखुड़ी के लिए एक अलग कमरा सेट करवाया, जो मेरे लिए हद से ज़्यादा हैरानी का कारण था। वह बच्ची से कपड़े, खिलौने और ज़रूरी सामान खुद खरीदने गए। यह सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। एक रात जब मैं कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी, अचानक अजय मेरे पास आकर बैठ गए। अनीता, मैं जानता हूँ कि तुम इन सब से खुश नहीं हो, मगर ये मेरा फर्ज है। अमित ने हमेशा मुझ पर भरोसा किया। वह जानता था कि मैं कभी उसे धोखा नहीं दूंगा। अब जब वह नहीं रहा तो क्या मैं उसकी बेटी को पराया कर दूं? अजय की आवाज में दर्द था। मैंने गुस्से से खुद पर काबू किया, मगर अजय, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम किसी बच्ची की जिम्मेदारी उठाएंगे। हमारी अपनी भी जिंदगी है, हमारा अपना सुकून है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने कभी भी ये पसंद नहीं किया है, मैंने धीरे से कहा। अजय ने मेरी तरफ देखा, मगर कुछ नहीं बोले। उनकी खामोशी मुझे और ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। अगले कुछ हफ्ते मेरे लिए किसी बड़े परेशानी से कम नहीं थे। पंखुड़ी को इस नए माहौल में एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वह ज़्यादातर खामोश रहती थी, कभी कभी रातों को जाग जाती और रोती रहती। अजय हर मुमकिन कोशिश करते कि वह खुश रहे, मगर वह मुझसे ज़्यादा उनके करीब नहीं जाती थी। एक दिन जब अजय दफ्तर गए हुए थे तो पंखुड़ी अचानक मेरी तरफ दौड़ी और मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। मम्मा, माँ, यह सुनकर मेरे दिल को जैसे झटका लगा। पंखुड़ी बेटा, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, मैंने सख्त लहजे में कहा और पीछे हट गई। वह मुझे हैरत से देखने लगी। उसकी मासूम आंखों में दुख की एक चमक थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरे अंदर वह प्रेम और जज्बा नहीं है जो एक माँ में होता है। मुझे लगा था कि सब कुछ मेरे लिए बोझ है और मैं इस बोझ को नहीं उठा सकती। अजय का रवैया मेरे साथ काफ़ी बदल चुका था। वह मुझसे कम बात करते थे, ज़्यादा वक्त वह पंखुड़ी के साथ गुजारते थे। मैंने कई बार उन्हें देखते हुए सोचा कि आखिर उनके अंदर यह बदलाव कैसे आ गया। क्या वह वाकई में
अपने भाई की मोहब्बत में इतना बदल चुके थे, या फिर उनके पीछे कोई और वजह थी। मुझे उनके इस रवैये पर बहुत गुस्सा आता था, मगर मैंने उसे अपने तक ही बनाए रखा। एक रात जब मैंने अजय को फ़ोन में एक मैसेज देखा, जो मेरे दिल की धड़कनें रुक गई। अजय भैया, मैं जानती हूँ कि आप पंकोड़ी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मगर क्या आपको याद है कि अमित भैया ने आपसे क्या कहा था? आप वह बात भूल गए हैं। ये मैसेज पढ़कर मेरे मन में न जाने कितने सारे सवाल एक साथ खड़े हो गए। कौन सी बात अमित भैया ने मरने से पहले अजय को बताने की कोशिश की थी? अजय ने फौरन मैसेज डिलीट कर दिया, मगर मेरे लिए वे कुछ पल ही काफ़ी थे। अमित भैया क्या कहना चाहते थे? अजय क्या छुपा रहे थे? मेरे दिल में सवाल बढ़ने लगे थे, और अब मुझे लग रहा था कि पंकोड़ी की कहानी के पीछे कोई और राज भी छुपा है। अमित भैया के देहांत को कुछ दिन हो चुके थे और हम वापस मुंबई लौट आए थे। पंकोड़ी अब हमारे साथ रह रही थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए न मोहब्बत थी, न कोई हमदर्दी। मेरा रवैया पंकोड़ी के साथ हमेशा खराब था, और अजय भी ये महसूस कर रहे थे। एक रात पंकोड़ी अपने कमरे में थी। अजय ने मेरा हाथ पकड़ा और मोहब्बत से मुझे अपने पास किया। अनी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, अजय ने धीरे से कहा। मैंने फटी आंखों से उसकी तरफ देखा। क्या बात है? मैंने बहुत ही रूखे अंदाज में कहा। अजय ने एक पल के लिए खामोशी साधी और फिर बहुत ही धीरे से बोले, ये बच्ची हमारी किस्मत की चाबी है। ये सब सुनते ही मेरी आंखें खिल गई। मैंने हैरत और खुशी के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ अजय की तरफ देखा। क्या मतलब? मैंने बहुत बेताबी से पूछा। अजय ने संजीदगी से मेरी तरफ देखा और कहा, अमित ने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा कारोबार जमा रखा था, और वह कारोबार सीधा पंकोड़ी के नाम पर है। अगर हम उसे अपने पास रखेंगे तो ये दौलत भी हमारे कब्जे में रहेगी। हम चाहे तो इसे अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि पंकोड़ी भी हम पर पूरी तरह से भरोसा करे और हमेशा हमेशा साथ रहे। यह सुनते ही मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। जो बच्ची मुझे हमेशा एक बोझ लग रही थी, वही अब हमारे लिए खुशियों का दरवाजा खोलने वाली थी। तो तुमने क्या सोचा है? मैंने अजय से पूछा। मैंने फैसला कर लिया है, पंकोड़ी यही रहेगी, मगर हम उसे हकीकत से दूर रखेंगे कि वह किस कदर कीमती है, अजय ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून आ गया था। अब मैं इस बच्ची को बिल्कुल अलग नज़र से नहीं देख रही थी। पंकोड़ी बहुत ही खूबसूरत बच्ची थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, दूध जैसी सफ़ेद रंगत और नाजुक नैन नक्श बिल्कुल परियों की तरह मासूम बनाते थे, जबकि मेरी बेटी प्रिया शकल सूरत में पंकोड़ी के मुकाबले बहुत ही कम थी। प्रिया की सांवली रंगत और आम से नैन नक्श की वजह से जब भी पूरे परिवार में दोनों बहनें इकट्ठी होती तो लोग फौरन कंपैरिजन कर देते। पंकोड़ी तो चांद जैसी है और प्रिया बस ठीक है। ये बात मेरे दिल में कांटे की तरह चुभती थी। मुझे प्रिया पर रहम आता था और साथ ही पंकोड़ी के लिए मेरा गुस्सा बढ़ने लगा था, क्योंकि सब लोग हमेशा पंकोड़ी की तारीफ करते थे, लेकिन मेरी बेटी की कोई तारीफ नहीं करता था। यह वही वक्त था जब मैंने ये तय कर लिया था कि मैं पंकोड़ी को वह मुकाम कभी हासिल नहीं करने दूंगी जो वह चाहती है। अब मेरे पास मौका था कि मैं अपनी बच्ची की बेइज्जती का बदला ले सकूं, उस बच्ची के साथ बुरा सलूक करके अपने दिल को सुकून दे सकूं। पंकोड़ी बहुत ही होशियार थी। उसे पढ़ने का शौक था और शायद ये शौक उसकी माँ ने उसे दिया था। वह अक्सर हसरत भरी नज़रों से मेरे बच्चों को देखती, जो एक महंगे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन उसने हिम्मत करके अजय से कह दिया, ताऊ, मम्मी कहती थी पढ़ना लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। वह मुझे स्कूल से छुट्टी नहीं करने देती थी। प्लीज़ मुझे दोबारा किसी स्कूल में एडमिशन दिलवा दीजिए। अजय ने उसे टालने की कोशिश की। बेटा, अभी हालत थोड़े मुश्किल हैं, देखते हैं जल्दी कुछ इंतज़ाम करते हैं। पंकोड़ी खामोश हो गई, मगर उसकी आंखों में उदासी थी। मुझे ये सब देखकर सुकून मिला। मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरे बच्चों के बराबर में आकर खड़ी हो। मैं नहीं चाहती थी कि वह हमारे बराबर जिंदगी गुजारे। लेकिन मुश्किल यह थी कि अगर हम पंकोड़ी को पढ़ने नहीं देते तो फिर लोग सवाल उठाते, खास तौर पर परिवार वाले, जो पहले ही पंकोड़ी के लिए हमदर्दी रखते थे।
हमें कुछ ऐसा करना था कि सबकी जुबान भी बंद हो जाए और पंकोड़ी की उम्मीद भी टूट जाए। हमने फिर आपस में राय करके उसे एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया ताकि कल को कोई भी रिश्तेदार हम पर उंगली न उठा सके। लोगों को दिखाने के लिए बस यही काफ़ी है कि हमने उसको स्कूल भेजना शुरू कर दिया है, बाकी हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। अजय ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल, और वैसे भी सरकारी स्कूल में कौन सा कोई इंसान बड़ा बनता है। वह वहाँ पढ़ेगी, आराम से कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेगी। बस मैंने सुकून से कहा, हाँ यही ठीक है। पंकोड़ी को जब मालूम हुआ कि उसे स्कूल भेजा जा रहा है तो उसकी खुशी की हद नहीं थी। ताऊ मम्मा होती तो बहुत खुश होती, वह खुशी से चहक रही थी। मैंने तंजिया मुस्कुराहट छुपाते हुए उसे नए जूते देते हुए सर्द लहजे में कहा, यह पहन लेना, वरना स्कूल में सब जान जाएगी कि तुम कहाँ से आई हो। उसने मासूमियत से मेरी तरफ देखा। शायद वह मेरे शब्दों के पीछे छुपी नफरत को समझ नहीं पाई। पंकोड़ी ने सरकारी स्कूल में जाने के बाद मेरे दिल को सुकून मिला। अब वह मेरे बच्चों के साथ नहीं बैठ सकती थी। अब वह घर में होते हुए भी एक अजनबी बन गई थी। वह सुबह जल्दी स्कूल जाती, फिर दोपहर को वापस आती और अपने कमरे में चुपचाप बैठ जाती। कभी कभार रात को उसके कमरे से सिसकियां सुनाई देती, मगर मैंने कभी भी जाकर उसे तसल्ली नहीं दी। ये सब कुछ जरूरी है अनीता, अगर हम ज़्यादा उस पर नरमी दिखाएंगे तो ये हम पर हावी हो जाएगी। हमें सिर्फ उस पर काबू रखना है ताकि दौलत हमारे हाथ से न निकल जाए। अजय ने मुझे एक दिन समझाया। हाँ मैं जानती हूँ और ये अच्छी तरह से समझती भी हूँ कि हमें क्या करना है, मैंने पूरे इत्मीनान के लहजे में कहा। अब पंकोड़ी हमारी जिंदगी का हिस्सा तो थी, मगर एक ऐसे मेहमान की तरह जिसे हमने दिल से कभी कबूल नहीं किया था। वह हमारी किस्मत की चाबी थी, मगर हमने उसे कभी भी मोहब्बत नहीं दी, कभी अपना नहीं समझा। पंकोड़ी की खूबसूरती मेरे दिल में नफरत का बीज बो चुकी थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं उसे कभी भी किसी तरह से आगे नहीं बढ़ने दूंगी। अगर वह किसी तरह तरक्की करती और खानदान में सब यही कहते कि पंकोड़ी अमित भैया की बेटी हैं और वह अपने पिता की तरह ही बहुत ही अच्छी हैं, जबकि मेरे बच्चे जिन पर मैंने ढेर सारा पैसा लगाया फिर भी मामूली से नंबरों के साथ मुश्किल से पास होते हुए नजर आते थे, लेकिन मैं ये सब कुछ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सबसे पहले मैंने पंकोड़ी को घर के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। वह सुबह सुकून से आती तो मैं उसे सांसें लेने की मोहलत दिए बिना काम पर लगा देती। पंकोड़ी बर्तन धो, ये सारे कपड़े प्रेस कर दो, इस फर्श को साफ कर दो, ये किचन का काम कर लो। मैं उसे ज़्यादा काम देती, वह थकान से बिल्कुल निडाल हो जाती और उसके बाद उसे स्कूल का काम करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। फिर जब वह मुश्किल से होमवर्क करने बैठती तो मैं कोई न कोई बहाना बनाकर उसकी किताबें उससे छीन लेती। ये क्या है, अब तुम स्कूल के काम में इतनी मेहनत करोगी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बिगाड़ दिया था, मैं तंजिया लहजे में कहती और उसकी कॉफी के पन्ने फाड़ देती। पंकोड़ी की आंखों में आंसू आ जाते, मगर वह कुछ भी न कहती। वह बहुत धैर्यवान बच्ची थी। उसने कभी भी मुझसे बहस नहीं की, कभी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई। जब भी वह थकान से चूर होकर किसी काम में देर करती या थोड़ा भी गलत कर देती तो मैं उसे बेरहमी से मारती। निकम्मी लड़की, कोई काम भी ढंग से नहीं कर सकती, मैं उसे झंझोड़ देती और कभी चेहरे पर थप्पड़ भी लगा देती। कभी हाथों पर लकड़ी से पिटाई करती तो कभी उसके कान मरोड़ देती। पंकोड़ी रोते रोते कोने में दुबक जाती। वह बेचारी कई बार अजय के पीछे छुपने की कोशिश करती, मगर वह हमेशा आंखें चुरा लेते। अजय कई बार मेरे रवैये को देखते, मगर वह मुझे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करते थे। शायद वह जानते थे कि अगर उन्होंने ये हिम्मत की तो फिर घर में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दूंगी। एक दिन पंकोड़ी ने गलती से जब एक गिलास को तोड़ दिया तो मैंने गुस्से में आकर उसे जोर से धक्का दे दिया। वह दीवार से जा टकराई और उसका माथा फूट गया। वहां से खून बहने लगा, मगर वह चुपचाप खड़ी रही। यह सब मेरी अपनी गलती है, सारा दिन सपनों में खोई रहती है, मैंने दांत पीसते हुए कहा और उसे चेहरा धोने का आदेश दिया। रात को जब मैंने देखा वह चुपचाप अपने जख्म पर हाथ रखे लेटी थी। मेरी बेरहमी बढ़ती जा रही थी।
मैंने उसके खाने पीने पर भी सख्ती करना शुरू कर दिया था। अगर कभी अजय किसी महंगे होटल से खाना लेकर आते तो मैं उसे साफ शब्दों में कह देती, यह सब कुछ सिर्फ बच्चों के लिए हैं, तुम्हारे लिए हमने सादी रोटी और चाय बना दी हैं। वह खामोशी से अपनी प्लेट उठा लेती और जो कुछ मिलता वह खा लेती। जल्दी ही मेरा व्यवहार इस हद तक पहुंच गया कि अगर वह बीमार हो जाती तो मैं उसे डॉक्टर के पास भी लेकर नहीं जाती। एक बार उसे बहुत तेज बुखार था, उसके बावजूद वह घर के काम कर रही थी। मैंने उसे बिस्तर पर सोने की इजाज़त नहीं दी थी, बल्कि ये हुक्म दिया कि वह पूरा किचन साफ करे। रात को जब मैं अपने बेडरूम में आराम कर रही थी तो कमरे के बाहर से धीरे धीरे सिसकियां सुनाई दी। मैंने झटके से दरवाजा खोला। अब क्या मुसीबत है? पंखुड़ी कोने में दुबकी हुई थी, उसका शरीर कांप रहा था और वह सिर पर हाथ रखे बैठी थी। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है ताई, वह बहुत मुश्किल से बोली। ज्यादा ड्रामा मत करो, चुपचाप से सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है, मैंने सख्ती से कहा और दरवाजा बंद कर दिया। अजय पास में ही लेटे थे। उन्होंने एक नज़र मेरी तरफ देखा मगर कुछ नहीं कहा। अगली सुबह पंखुड़ी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, मगर मैंने जैसे जबरदस्ती स्कूल भेज दिया। अजय सब कुछ देख रहे थे मगर वह खामोश थे। वह शायद जानते थे कि अगर वह मेरे खिलाफ कुछ कहेंगे तो आफत आ जाएगी। अनीता, शायद तुम पंखुड़ी के साथ ज्यादा ही सख्ती कर रही हो, एक दिन उन्होंने हिचकते हुए कहा। ओहो, अब तुम्हें उसका ख्याल आ रहा है। जब ये हमारे बच्चों से ज्यादा होशियार बनी रहती थी तब तुम्हें महसूस नहीं हुआ? मैंने तंजिया अंदाजे में कहा। अजय ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मेरी फितरत को बहुत अच्छी तरह से समझते थे और किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहते थे। इन तमाम परेशानियों के बाद भी पंखुड़ी की उम्मीद अभी भी जिंदा थी। एक दिन जब अजय शाम को घर आए तो पंखुड़ी दौड़ते हुए उनके पास गई और बोली, ताऊ, क्या मैं अपने क्लास की बाकी लड़कियों की तरह नए कपड़े ले सकती हूँ? मेरी यूनिफॉर्म बहुत पुरानी हो चुकी है। अजय कुछ बोलने ही वाले थे कि मैं फौरन बीच में दखल देकर बोली, नए कपड़े की जरूरत नहीं है, पुराने कपड़े हैं और ज्यादा नखरे मत दिखाओ। पंखुड़ी की आंखें झुक गई। उस दिन मैंने उसके चेहरे पर पहली बार उदासी और हार देखी, जैसे वह अच्छी तरह से समझ चुकी हो कि वह कभी भी हमारे दिल में जगह नहीं बना पाएगी। मैंने दिल ही दिल में सोचा, यही तो मैं चाहती थी कि ये जान ले कि ये हमारे साथ रह सकती हैं मगर हमारे जैसी कभी भी नहीं बन सकती। पंखुड़ी की ये बेबसी ज्यादा देर तक कायम नहीं रहने वाली थी। किस्मत के खेल भी निराले होते हैं और शायद कुदरत ने मेरे लिए कुछ ऐसा ही सोच रखा था जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब से पंखुड़ी हमारे घर आई थी ऐसा लगता था कि जैसे किस्मत ने हम पर मेहरबानी शुरू कर दी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बच्ची की बदौलत हमें इतना ज़्यादा फायदा होगा। अमित भैया की प्रॉपर्टी का बिजनेस काफ़ी मजबूत था और उनके करीबी दोस्त हर महीने एक अच्छी खासी रकम हमारे घर भिजवा देते थे। हालांकि ये रकम सिर्फ पंखुड़ी की ज़रूरतों और उसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए थी, लेकिन मैं और अजय इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। अजय ने अपने बिजनेस में खूब सारा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जबकि मैंने अपने बच्चों के ऐशो आराम में कोई कमी नहीं आने दी। पंखुड़ी की ज़रूरतें पूरी करने के बहाने हम अपनी सुविधाओं में दिन रात पैसा उड़ाने जा रहे थे। वह बेचारी इस सच्चाई से बेखबर रहती थी। पंखुड़ी दिन रात घर के कामों में जुटी रहती थी। ना अच्छे कपड़े पहनना, ना सुकून, ना किसी से बात करने की इजाज़त। लेकिन उस बच्ची ने एक अजीब सी ताकत थी। वह हर जुल्म सहकर भी जिंदा रहती थी। एक दिन मैं किसी जरूरी काम से घर से बाहर गई हुई थी। अजय दफ्तर में थे और पंखुड़ी हमेशा की तरह घर के कामों में लगी हुई थी। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई और हमारी पड़ोसन गीता घर आ गई। कौन है? पंखुड़ी ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। अरे बेटा, मैं गीता मौसी, तुम्हारी ताई नहीं क्या? पड़ोसन ने मुस्कुराकर कहा। पंखुड़ी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी वह घर पर नहीं है। गीता ने हैरानी से पंखुड़ी को सिर से पैर तक देखा। वह पसीने से भीगी हुई थी और उसके कपड़े गंदगी में लिप्त थे। हाथों में साबुन का झाग लगाए वह खड़ी थी। यह क्या हालत बनाई हुई है? गीता ने हैरत से पूछा।
वो मैं बस कपड़े धो रही थी। ताई कहती है कि काम करना चाहिए, काम करने वाले बच्चों को भगवान पसंद करता है। पंखुड़ी ने मासूमियत से जवाब दिया। यह सुनकर गीता के माथे पर बल पड़ गए। मगर बेटा, तुम्हारे ताऊ और ताई तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, उन्हें तो तुम्हें आराम कर देना चाहिए। तुम्हें तो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी माँ तो तुम्हें बहुत ही नाजों से पाल रही थी, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर पंखुड़ी ने एक पल के लिए सिर झुका लिया, फिर धीरे से बोली, ताई कहती है कि अनाथ बच्चों को काम करना चाहिए, उनके लिए कोई और कुछ नहीं करता। यह सुनते ही गीता चौंक गई। उसके दिल में जैसे कुछ चुभ गया हो। बेटा, क्या तुम ठीक हो? कोई तुम्हें कुछ कहता तो नहीं है? उन्होंने नरमी से पूछा। पंखुड़ी ने अपना सिर झुका लिया और बस इतना कहा, मैं अपने दोस्त से कहूंगी कि वह मुझे इंसाफ दिलाएगा। यह सुनकर गीता हैरान हो गई। दोस्त? कौन दोस्त? मेरा एक दोस्त है, वह कहता है कि अनाथों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वह बहुत ही अच्छा है, वह मेरी मदद करेगा। पंखुड़ी की आवाज़ में उम्मीद थी, एक किरण थी। गीता ने ठान लिया था कि वह इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेगी। शाम को जब मैं घर वापस आई तो गीता मुझसे मिलने आई। उसके चेहरे पर नरमी थी मगर आंखों में सख्ती थी। अनीता बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। जी मौसी, सब कुछ ठीक तो है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, मगर मेरे दिल में एक अनजानी सी बेचैनी उठी। बेटा, मैं तुम्हारे घर आई थी, पंखुड़ी से मेरी मुलाकात हुई। वह बेचारी किस हालत में थी? क्या उसे इतने सारे काम करने पड़ते हैं? तुम्हें मालूम है कि अनाथ बच्चों के भी कुछ अधिकार होते हैं। हमारे शास्त्रों में भी अनाथों के साथ नरमी और मोहब्बत के लिए अनुरोध किया गया है। यह सुनकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई। अगर ये बात पंखुड़ी के ननियाल तक पहुंच गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। मौसी, आप गलत समझ रही हैं। हम तो पंखुड़ी का बहुत ख्याल रखते हैं। आपको पता है ना कि वह तो शरारती बच्ची है, और बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। हम उससे कोई काम नहीं करवाते, वह खुद ही जिद करती है। मैंने बात को संभालने की कोशिश की। गीता मौसी ने मुझे घूरती हुई नज़रों से देखा, मगर वह कुछ कहे बिना वहाँ से चली गई। मैंने गुस्से में पंखुड़ी को फौरन कमरे में बुलाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। यह तुमने क्या कहा? अभी किसी दोस्त का तुम जिक्र कर रही थी, मैंने गुस्से से कहा। पंखुड़ी डरी डरी सी खड़ी थी मगर कुछ न बोली। बताओ, मैंने उसकी बाजू पकड़कर झंझोड़ा। वह मेरा दोस्त है, मैं उसे सब कुछ कहती हूँ। वह कहता है कि भगवान अनाथ बच्चों की सुनता है, वह मेरा भी ख्याल रखेगा। पंखुड़ी की आवाज़ कांप रही थी मगर उसकी आंखों में एक चमक थी। मेरा गुस्सा बढ़ता गया। कहीं यह बच्ची स्कूल में किसी से बातें तो नहीं करने लगी? कहीं यह किसी को हमारे रवैये के बारे में सब कुछ तो नहीं बता रही? ये बातें सब भूल जाओ, समझी? मैंने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। वह रोते रोते जमीन पर बैठ गई मगर कुछ न बोली। मेरी तसल्ली अभी भी नहीं हुई थी। मैंने और भी कुछ देर उसे मारा पीटा, फिर गुस्से में आकर उसे कमरे में बंद कर दिया। अब भूखी प्यासी ही रहो ताकि दोबारा से अकल आ जाए, और किसी से भी बेकार की बातें न करो। मैंने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। पंखुड़ी अंदर रोती रही मगर मैंने एक पल के लिए भी उसकी फरियाद नहीं सुनी। फिर मैंने फैसला किया कि मैं घर में अब नहीं रुकूंगी, ताकि पंखुड़ी को अपनी गलती का एहसास हो और वह दोबारा किसी से शिकायत न करे। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि कुदरत पंखुड़ी के लिए कुछ और फैसला कर चुकी थी। तभी बारिश बहुत तेज हो गई। आसमान जैसे पानी के साथ कहर बरपा रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी माँ के घर पहुंची और वहां जाकर अपने भाई बहनों के साथ व्यस्त हो गई। हम सब काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते रहे और अपनी अपनी बातों में लगे रहे। मैंने तो एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि मैंने एक मासूम बच्ची को अपने घर में भूखा प्यासा बंद करके रखा है। पूरी रात बारिश होती रही और मैं वापस घर न जा सकी। अजय ने भी फ़ोन करके कह दिया कि मौसम बहुत ख़राब है, वह भी घर नहीं जा सके। मैंने सुकून की सांस ली कि चलो एक और रात आराम से गुजर जाएगी। लेकिन अगली सुबह मेरे घर में ऐसा हादसा हुआ कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरा इकलौता बेटा राहुल अपने कजिन के साथ छत पर खेल रहा था। वह बहुत ही मासूम और प्यारा था। बच्चों को बारिश के बाद ठंडी हवा में खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं भी किचन में माँ के साथ बैठकर बातें कर रही थी कि अचानक घर में शोर मच गया।
राहुल गिर गया है। किसी की चीख सुनकर मेरे हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं भागती हुई बाहर निकली तो देखा राहुल जमीन पर बिना किसी हरकत के पड़ा था। उसके आसपास सब लोग जमा थे। कोई उसे उठाने की कोशिश कर रहा था तो कोई पानी के छींटे मार रहा था, मगर वह बेहोश पड़ा था। राहुल मेरे बच्चे, आंखें खोलो। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा, मगर वह बिल्कुल भी नहीं हिला। जल्दी से अस्पताल ले चलो। तब तक अजय भी आ चुके थे और चीखते हुए कहने लगे। हम सब उसे फौरन गाड़ी में डालकर अस्पताल की तरफ भागे। रास्ते में मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। मैं तुमसे रहम की भीख मांगती हूँ। मैं बार बार प्रार्थना कर रही थी, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ उठने लगा। अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टर ने राहुल को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर दिया। हम सब बाहर खड़े बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। मेरा दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। आंखों में बस एक ही मंजर था, मेरा मासूम बेटा जो हंसता खेलता था अब अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। कई घंटों के इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे के हाव भाव देखकर मैं तो लुट सी गई। कैसा है मेरा बच्चा? मैंने घबराकर पूछा। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, मगर गिरने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई है। क्या मतलब? मेरा सिर चकरा गया। राहुल की रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब उसके दोबारा चलने की उम्मीद बहुत ही कम है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं चीखने लगी। अजय के चेहरे पर गहरा सदमा था। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर वह खामोश खड़े थे। मैं जमीन पर बैठ गई। मैं बुरी तरह से कांपने लगी। मेरा बच्चा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं फौरन भगवान से प्रार्थना करने के लिए अस्पताल के छोटे से मंदिर में भागी। मेरा दिल खौफ से कांप रहा था। भगवान के दरबार में पहुंचकर हाथ जोड़कर मैं उनसे प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, मैं गुनहगार हूँ, मगर मेरे बेटे को कुछ भी न हो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, बस तुम मेरे बच्चों को ठीक कर दो। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उनके सजदे में गिरी जा रही थी, मगर मुझे अचानक महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे करीब बैठा रो रहा है। ये आवाज़ तो बहुत ही जानी पहचानी लग रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर मेरे दिल में एक खौफ पैदा हुआ। ये तो पंखुड़ी की आवाज़ है। मुझे पंखुड़ी की सिसकियाँ सुनाई देने लगी। वही पंखुड़ी जिसे मैंने पिछली रात कमरे में बंद कर दिया था। अचानक मेरे दिल में एक खौफनाक ख्याल आया। मैंने पंखुड़ी को कैद कर रखा था। वह सारी रात भूखी प्यासी बंद थी। कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। मेरे अंदर डर की एक भयंकर लहर दौड़ गई। मैंने जल्दी से प्रार्थना खत्म की और अकेले ही घर की तरफ भागी। बारिश रुक चुकी थी, मगर हर तरफ पानी भरा हुआ था। जैसे ही मैं घर के करीब पहुंची तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पंखुड़ी, मैंने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कमरे का दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर झांक कर देखा, मेरी तो सांसें ही रुक गई। पंखुड़ी बेहोश फर्श पर पड़ी थी। उसके होठ सफ़ेद हो चुके थे। उसके चेहरे पर पीलापन था और उसकी सांसें धीमी चल रही थी। पंखुड़ी, मैंने घबरा कर उसे हिलाया, मगर उसमें कोई हरकत नहीं हुई। हे भगवान, मैंने कांपते हाथों से उसकी नब्ज जांची। वह बहुत हल्की चल रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे दिल में चीखें गूंजने लगी। मैंने तुरंत पानी लिया और उसके चेहरे पर छींटे मारे, मगर वह होश में नहीं आई। पंखुड़ी, उठो बेटा, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। भगवान के लिए आंखें खोलो। मैं रोते हुए चीख रही थी, मगर वह बिल्कुल भी कोई हरकत किए बिना वहीं पड़ी रही। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भागकर दरवाजे खोलने गई तो देखा कि गीता मौसी और कुछ मोहल्ले वाले खड़े थे। अनीता, ये तुमने क्या कर दिया? गीता मौसी की आवाज़ में गुस्सा था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर पंखुड़ी को कुछ हो गया तो तुम्हें भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। एक और औरत ने कहा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा दम घुटने लगा हो। पंखुड़ी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर ने उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर दिया। मैं बाहर बैठकर रोती रही।
बार बार भगवान से प्रार्थना करती रही, मगर मेरे दिल में एक ही सवाल था, क्या मेरे बेटे का हादसा मेरी सजा थी? क्या भगवान ने मुझे मेरे किए हुए जुल्मों की सजा दी थी? सारे रास्ते मेरी आंखें आंसुओं से भीगी रही। मैं खुद को कोस रही थी, अपने हर जुल्म को याद कर रही थी, लेकिन एक ही सवाल दिल में बार बार उठ रहा था, क्या यह सब पंखुड़ी की बद्दुआ का नतीजा था? मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक अनाथ बच्ची की हाय आसमान तक पहुंच सकती है। मैं अपने बेटे की तकलीफ पर तड़प रही थी, लेकिन पंखुड़ी भी तो किसी की बेटी थी। उसके माँ बाप भी तो उसे उतना ही प्यार करते होंगे जितना मैं अपने बेटे से करती थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? ये सोचते हुए ही मुझे होश आया कि मैं अब तक अपने डर के कारण ये सब कुछ सपने में देख रही थी। अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा और पंखुड़ी की खबर लेनी होगी। जैसे ही मैं घर पहुंची, दिल खौफ से तेजी से धड़कने लगा। मैंने देखा कि घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। ये कैसे हुआ? मेरी सांसें अटक गई। कहीं पंखुड़ी को कुछ हो तो नहीं गया? मैं तेजी से कमरे की तरफ भागी, मगर अंदर जाकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। कमरा खाली था, पंखुड़ी वहां नहीं थी। मेरी आंखें कमरे में इधर उधर दौड़ी, मगर वहां बस एक खामोशी थी, एक सन्नाटा था जो मेरे दिल में खौफ बिठा रहा था। हे भगवान, कहीं मैंने अपनी संजीदगी से उस बच्ची की जान तो नहीं ले ली? मेरी नज़र कमरे के कोने पर पड़ी, जहां एक तरफ उसका बिस्तर था, वहां एक छोटा सा कागज रखा था। मेरे कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ गए। कांपते हाथों से मैंने उस कागज को उठाया। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मेरी आत्मा कांप गई। ये पंखुड़ी का खत था जो उसने भगवान को लिखा था। प्यारे भगवान जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मगर फिर भी मैं आपसे शिकायत करना चाहती हूँ। मेरी ताई मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती है। वह मुझे अच्छे कपड़े नहीं देती, मुझे बहुत मारती है, मुझे खाना भी ठीक से नहीं मिलता। मैंने ताऊ से कई बार कहा कि मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ना है, मगर ताई कहती हैं कि मैं बेकार हूँ, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवान जी, क्या मैं वाकई अच्छी चीज़ों के काबिल नहीं हूँ? मेरी माँ हमेशा कहती थी कि भगवान सब कुछ देखता है, वह अनाथों से प्यार करता है। भगवान जी, अगर आप वाकई में मुझे देख रहे हैं तो मुझे मेरे माँ बाप के पास बुला लीजिए, या फिर मुझे किसी ऐसी जगह ले जाइए जहाँ कोई मुझे मारे नहीं, मुझे बुरा भला न कहे, मुझे पढ़ने से न रोके। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं बड़ी होकर अच्छी बच्ची बनूंगी, मगर ताई कहती है कि मैं तो बेकार हूँ। भगवान जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज मुझे कहीं ले जाइए, मैं आपकी छोटी बच्ची हूँ। ये पढ़ते ही मेरे हाथ से वह खत गिर गया। मैं बुरी तरह से कांपने लगी। गहरी शर्मिंदगी ने मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं जमीन में गड़ गई हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? एक छोटी सी बच्ची को भगवान पर इतना यकीन था, उसने अपनी तकलीफें किसी इंसान से नहीं कही, बल्कि सीधे भगवान से शिकायत लगा दी। और मैं जो इतनी बड़ी और समझदार थी, ये भूल चुकी थी कि भगवान किसी भी चीज़ से अनजान नहीं है। भगवान ने मुझे मेरे जुल्म की सज़ा दे दी। मैं वहीं घुटनों के बल बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगी और फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। मैंने एक अनाथ बच्ची पर जुल्म किया है। मैंने उसके साथ ऐसा सुलूक किया जिसका मुझे कोई भी हक नहीं था। मेरी हिचकियाँ बंद हो गई। मैं लगातार रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी कि तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने सिर उठाया और आंसू से भरी धुंधली आंखों से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर गीता मौसी खड़ी थी और उसके साथ पंखुड़ी भी थी। मेरे दिल को जैसे किसी ने झकझोर कर रख दिया। पंखुड़ी के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी सी, जैसे वह सब कुछ समझ चुकी हो, जैसे वह जानती हो कि उस पर क्या बीती है। गीता मौसी ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। अनीता, तुम इंसान हो या पत्थर? ये मासूम बच्ची तुम्हारी भतीजी है और तुमने इसे एक कमरे में बंद कर दिया था। मेरी जुबान तो जैसे तालू से चिपक गई। मैं कुछ कहने के काबिल ही नहीं थी। रात को पंखुड़ी के रोने की आवाज़ हमें बंगले से सुनाई दी। पहले तो हमने सोचा कि शायद कोई इधर उधर से आवाज़ आ रही है, मगर जब ये आवाज़ लगातार आती रही तो मैंने मोहल्ले वाले को इकट्ठा किया और दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गए। अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचते
तो शायद भूख प्यास से पंखुड़ी की जान चली जाती थी। यह सुनते ही मेरे दिल पर जैसे कोई चोट लगी। ये मैंने क्या कर दिया? गीता मौसी की बात खत्म होने की देर थी और मुझे एक और झटका लगा। पंखुड़ी के नाना नानी को खबर पहुंचा दी गई थी और वे उसे लेने आ रहे थे। नहीं, मैं बुरी तरह से चिढ़ पड़ी। पंखुड़ी नहीं जा सकती। लेकिन मैं ये क्यों कह रही थी? क्या मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, या मुझे इस बात का डर था कि पंखुड़ी के चले जाने के बाद वह रकम भी बंद हो जाएगी जो हर महीने उसके लिए आती थी? पंखुड़ी की खामोश आंखों ने मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रों में गुस्सा था, न नफरत थी, न कोई बदला लेने की ख्वाहिश। बस एक अजीब सी खामोशी थी जो मेरी रूह को झकझोर रही थी। अजय भी उस वक्त घर पर पहुंच चुके थे और वह चुपचाप खड़े यह सब कुछ देख रहे थे। यही भगवान का इंसाफ है अनीता। अजय की आवाज़ में एक अजीब सा दुख था। मेरे आंसू मेरे काबू में नहीं थे। मैंने पंखुड़ी के साथ जुल्म किया और भगवान ने मेरे बेटे की खुशियां मुझसे छीन ली। मैंने एक मासूम बच्ची पर जुल्म किया और आज मैं खुद भगवान से रहम की भीख मांग रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि दुनिया की हर चीज मेरे हाथ से निकल रही है और भगवान का फैसला हमेशा इंसाफ के लिए होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।